मिनट के बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सैंवो को पता था कि सियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर सभी को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगले गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसीलिए वो सैंवो की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सैंवो भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी, तो इसीलिए सैंवो की फीमेल फ्रेंड उनकी टीम में शामिल हो जाती है और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपनी सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की टीम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सैंवो की टीम की। तो प्लेयर नंबर 1 इन्हें वो बुरा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वॉर्स खेल रखी है, इसीलिए उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिसमें सैंवो उन सबको कहता है कि रेडी रहना। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसीलिए जैंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर न लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से न हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडी की ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 एंड 29। तो वो सभी इन डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगती हैं, जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में वहाँ पर आया था। और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29 यानी वो ऑफिसर ऑर्गन को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है। इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ साथ वो नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाली आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे, जिसमें वो नंबर 28 उससे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगली गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगली गेम के बारे में पता नहीं होता। तो इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर इन्हीं फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में वो उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं। साथ साथ इन्हीं वहीं पर नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। तो वो ऑफिसर लीडर इन्हीं फ्रंटमैन के रूम तक पहुँच जाता है। तो वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबके रिकॉर्ड्स थे और जो वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स को 4th गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है और वो प्लेयर्स करते भी ऐसा ही है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सही भी उनकी फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारी मार्बल्स लेनी होती है बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पर्सन होगा यानी जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सैंवो और सियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सैंवो के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सैंवो के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सैंवो को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसा कर
उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवाया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगवू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद सेंगवू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल्स चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होते हैं। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों इन्हीं वो बूढ़ा आदमी और सियोंग भी इवन आउट खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तो यहाँ पर सियोंग उसे बातों में फंसा कर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। तो यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तो ये सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद सईब्यूक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार की ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले सईब्यूक अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब सईब्यूक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। लेकिन जब सईब्यूक ये देख लेती है तो वो अपनी फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं सईब्यूक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। और इसी वजह से सईब्यूक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सबकी डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापिस से रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जैन देखता है कि सईब्यूक की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो कि बड़ी आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सईब्यूक की ये वाली फ्रेंड जैन की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था तो इसलिए जैन की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीज आ चुके हैं, तो इसीलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। इन सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है और यही आदमी मेन होता है। और ये कौन होता है हम ये आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट इन सबको 5वीं गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो नंबर भी एक प्लेयर पर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है। और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए, टाइम कम रह जाए। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। फिर इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज की दूसरी साइड पर जाना है। अब इसके बीच में 2 तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक तो होता है आर्म ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। आर्म ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जैंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाए या सारे ही मर जाए। और तभी जैंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी और वो जैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जैंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। और वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है, लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, इसीलिए सैंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यहाँ पर सैंगवू, सियोंग और सईब्यूक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर सईब्यूक को। उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंटमैन को चल जाता है, इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है, इसीलिए वो ऑफिसर वहाँ से भागकर आईलैंड पर आ जाता है। फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर
आ जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो उस फ्रंटमैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है, तो वो ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है वो। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। उन्हें ग्लास लगने की वजह से सही ब्लू काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद उन्हें सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोन नोटिस करता है कि सही ब्लू की हालत काफी खराब है, इसीलिए वो सही ब्लू को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सैंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सही ब्लू उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे इन दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब सही ब्लू की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए सियोन कोई मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सैंगवू सही ब्लू को मार चुका था। फिर नेक्स्ट डे इन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सैंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोन कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और तभी सियोन सैंगवू को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सैंगवू तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से सियोन गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन सियोन को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोन को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था और जब सियोन उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो वो दिखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सियोन अपने घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद उन्हें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोन की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशा करने लग गया है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोन के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था और फिर सियोन उस एड्रेस पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारा किया धड़ा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े का है, प्लेयर नंबर 1 का, और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वो बुरा आदमी सियोन को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारी गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं, लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए और मैंने गेम में इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही है, और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोन सैंगवू के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो जाता है सैंगवू की मदर के पास और वो सैंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, साथ साथ वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोन स्टेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। यहाँ पर सियोन उसका पीछा भी करता है, लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोन उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि सियोन अगर तुम्हें जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।